हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 70वीं मुख्य परीक्षा के निबंध प्रश्न पत्र के आंसर बुक का इवेल्युएशन करेंगे कि किस तरह से एक कैंडिडेट के द्वारा अपने 3 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को कंप्लीट किया गया है। इन्होंने पहला जो निबंध है देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी उसको कंसिडर किया है। कुछ इस तरह से शुरुआत ये करते हैं अपने आंसर को। सबसे पहले तो इन्होंने शीर्षक को लिख दिया है कि देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही अच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन, नियति से वादा का सिद्धांत देश की स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में देश की विकास और स्वतंत्रता के लिए दिया गया, वह अचानक मेरे जहन में आया। वर्षों पूर्व हमने जो वादा किया था वो आज पूरा होगा। जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत अपना स्वतंत्रता एवं नई जीवन का अध्याय नई सुबह के साथ शुरू करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता पर भाषण 1947, नियति से वादा सिद्धांत को इन्होंने लिखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक, देश का विकास हमको करवाना है और सूचना प्रौद्योगिकी को भी साथ लेकर चलना है। देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि देश के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कैसे मदद करेगा, ये चीज हम लोगों को मेन हमारा फोकस होगा। जबकि दोनों चीजें अलग अलग है, हमें मतलब कि दिखाने की कोशिश की गई है। और लिखा गया है ना, एंड लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि देश का विकास भी है और सूचना प्रौद्योगिकी भी है। ये अलग अलग भी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इस बात को दिखाते हुए भी दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे कि कैसे सूचना प्रौद्योगिकी देश के विकास के लिए जरूरी है और देश का विकास का आधार जो है वो कैसे सूचना प्रौद्योगिकी है। इन्होंने शुरुआत बहुत ही अच्छा किया है। अब देखते हैं आगे। देश भले ही अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से जकड़ा हो, लेकिन आज के विकास का बीजारोपण भारत में राष्ट्रवाद के उदय से ही शुरू हो चुकी थी। जो देश की आज़ादी से इसके विकास की नींव रखी गई, आधुनिक परिदृश्य में बढ़ते इंटरनेट, सूचना तकनीक तथा डिजिटल अवसंरचना के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जो आज के निबंध टॉपिक देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी को चरितार्थ करती है। निबंध टॉपिक देश का विकास और सूचना क्रांति प्रौद्योगिकी को दो भागों में समझ सकते हैं। देश का विकास कब, क्या, कैसे हुआ तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। क्या देश की आर्थिक विकास को प्रभावित करने और क्या सूचना प्रौद्योगिकी से देश का विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इन्होंने चीजों को समझा और जो निबंध का टॉपिक है उसको बाइफरकेट किया। बहुत ही अच्छा। उससे भी बड़ी बात है कि इनके निबंध की जो हैंड राइटिंग है बहुत ही पढ़ने लायक है। तो पढ़ने से क्या होता है कि जब लोग पढ़ेंगे, जो आपके कॉपी को पढ़ेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तब उनके दिमाग में कुछ आपके प्रति जो चीजें हैं जो आपने लिखा है उसके प्रति एक छवि बनती है। और जिनका हैंड राइटिंग सही नहीं होता है, जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले इंग्लिश में निबंध को जब मैं पढ़ रहा था तो उनकी हैंड राइटिंग जो थी वो लिखा था उन्होंने सही, लेकिन वो इतना घसीट दिए हुए थे उसमें ABCD को पढ़ना मतलब कि मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हैंड राइटिंग के लिए निगेटिव इंपैक्ट पड़ना श्योर है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो नहीं पढ़ पाता है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है चीजों को साफ साफ कि देश का विकास पहली बार इसका आकलन तथा प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय गणना करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। उस समय महज देश की राष्ट्रीय आय 20 रुपए थी। यह 1867 की बात है। इसकी जानकारी या सूचना का माध्यम उस समय समाचार पत्र था। कालांतर में समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का विकास रेडियो तथा इंटरनेट व मोबाइल फोन तक पहुंचने में कई वर्ष लग गए। स्वतंत्रता के समय देश का विकास 26% से महज 4% हो गई थी तथा विकास दर में वृद्धि की दर मात्रा 1.8% थी, जो यह दर्शाती थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण उच्च स्तर पर हुआ है। स्वतंत्रता बाद समकालीन सरकार द्वारा देश के विकास के लिए आर्थिक योजना व पंचवर्षीय योजना लाई गई। इस विकास की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया तथा इसकी सूचना पहुंचाने का साधन समाचार पत्र पत्रिका 20वीं सदी में उत्तरार्ध में कंप्यूटर की खोज सूचना प्रसार में एक क्रांति ला दी तथा 21वीं सदी में सूचना का माध्यम बहुत तीव्र गति से बढ़ते इंटरनेट ने सूचना माध्यम को आत्मनिर्भर बना दिया। वर्तमान में देश का विकास दर लगभग 7.8% है तथा हमारा देश विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत के विकास को और तीव्र करने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का लक्ष्य भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 में शामिल करना है, जिसके लिए भारत को जर्मनी को छोड़ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा। ओके, बहुत अच्छा आपने इस चीज़ को शुरुआत किया है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 3.03 ट्रिलियन डॉलर। तो डॉलर हम लोग पहले लिखते हैं, जब इस तरह से लिखना है ना कि आप जब लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इसको टी के जगह पर आप ट्रिलियन लिखेंगे, ट्रिलियन इस तरह से लिख देंगे, ट्रिलियन। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य व इसकी संकल्पना देश के सामने रखी गई। इस विकास को प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा आपने चीज़ों को समझा है, आगे बढ़ा रहे हैं, सही है। किसान, युवा, महिला और गरीब जो है 4 स्तंभ आपने दिखाया है विकास के, बहुत ही अच्छा आपने कहा है। जैसे कृषि का विकास, रोजगार व कौशल प्रदान करना, नवाचार और संरचना विकास इत्यादि। किसान का विकास करना है तो सूचना किसानों तक पहुंचानी होगी, जिसके
चलते आपने किसानों की आय दोगुनी का लक्ष्य रखा है। किसान सम्मान निधि योजना विकास के लिए सही है। सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित विकास तभी जाकर किसान को सशक्त बना पाएगा। युवा का विकास तब होगा जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उनका कौशल विकास हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तथा कौशल विकास के लिए युवाओं को सूचना जोड़ना होगा। सूचना से जोड़ने से इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना तथा गांव-गांव तक सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, महिला को सशक्त करने, इस तरह की बातों को आप करते हैं। ठीक है, 2040 या जो 2047 की बात करते हैं, गरीबी है। यदि इनका योगदान देश के विकास में लिया जाए तो संसाधन के रूप में सृजित किया जा सकता है। जननांकी लाभांश जननांकिकी होता है। जननांकिकी है ये, जननांकिकी। ओके, ये होता है जननांकिकी होता है लाभांश, जिसको कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे, जनसांख्यिकी नहीं है। सुविधा इस तरह से 6G 5G की बात करते हैं, विकास में योगदान दे सकते हैं। आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास तीव्र गति से हो रहा है, जिसकी रोजगार में, ठीक है, AI भविष्य में सभी नौकरियां खत्म कर देगा। केवल कोडेड छोड़कर बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, आपने जब दे दिया है तो खैर आपसे वो हट जाता है। योगदान सूचना प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है कि आज रोग की जांच आप करवा रहे हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण 5G IoT की बात करते हैं। ठीक है, क्रांति ला दी है, चाहे उद्योग हो, सेवा हो, सुलभ बनाया गया। सही है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण संबंधी जानकारी, शिक्षा, रोजगार सृजन, जिससे बेरोजगारी खत्म इत्यादि संभव हो पाया है। अतः देश के विकास तभी संभव है जब सूचना प्रौद्योगिकी का सही उपयोग और पहुंच सुनिश्चित हो। विभिन्न प्रकार के सरकार की योजनाएं जैसे युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, PLI, PM गति शक्ति योजना, बंदरगाह विकास, उड़ान योजना के माध्यम से संभव है। आपने चीज़ों को यहीं पर कांस्टेंट कर दिया, अतः देश का विकास। क्योंकि देखिए, आपने चीज़ों को सही से लिखा है, लेकिन अतः देश का विकास जो है, यहीं पर हमें लगता है कि आपका जो है ये जो है क्या कहते हैं, कंक्लूजन जो है आपका यहाँ से शुरुआत होता है। यदि आपका कंक्लूजन यहाँ से शुरुआत होता है तो कंक्लूजन बहुत ही छोटा है। कम से कम निबंध में आपको 1 पेज का कंक्लूजन लिखना चाहिए। और कंक्लूजन में क्या करना होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें बताना होता है, तो इसको और बेहतर से किया जा सकता था। लेकिन आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, श्योर है कि आपका 55+ मार्क्स इसमें आ रहे हैं। नाउ सेकंड एसे को हम लोग देखें तो इन्होंने भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान वाले टॉपिक को चूज किया है। देखते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण का होना, यानी लालसा के लोभ में अधिक से अधिक गलत तरीके से धन अर्जित करना ही भ्रष्टाचार है। इस तरह के चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने भ्रष्टाचार को बताया है। तो भ्रष्टाचार का जन्म भी भ्रष्टाचार से ही होता है। इस कथन को समझने के लिए एक कहानी को समझना होगा। एक विद्यार्थी अपने छात्र जीवन में कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसे ब्लॉक में कोई पेपर बनवाना हो तो मुझे पता है कि हम लोग खुद के बारे में ये चीज़ लिखते हैं। हमें पता है कि हम लोग जो है ना, मतलब कि ये चीज़ है और इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो कृपया करके हम लोग इस बात को हम लोग एकदम से ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में ये वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। भले ही भूखे मर जाइए, कबूल आप करोगे, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि इंसान को और भ्रष्ट बना देती है। जो सामने वाला भी व्यक्ति होता है ना, उसे भी वो मॉरली डाउन हो जाता है। विद्यार्थी जॉब में जाता है तो उसे यह अच्छा लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये भ्रष्टाचार का मार्ग छोड़कर ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। यहाँ इस कहानी से ये कहानी से ज़्यादा है ना, ये एक सच्ची घटना है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, मनुस्मृति में भी कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। आज मनुष्य हृदय के संतोष को भूलकर भौतिकवादी जीवन को महत्व देने लगा है। लेकिन भ्रष्टाचार निवारण का एक मार्ग यह भी है कि व्यक्ति बाहरी आडंबरों से दूर होकर सुख के मार्ग पर चलना शुरू करे, तब जाकर भ्रष्टाचार का अंत होगा और देश का उत्थान होगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आपको कम से कम जो है ना 10 मार्क्स इससे जो चीज़ें कही हैं आपको, मतलब कि मिनिमम आपको यहाँ से मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार का प्रभाव को कई क्षेत्रों जैसे रोजगार, शिक्षा, इतिहास, राजनीतिक व सांस्कृतिक भौगोलिक स्तर पर देख सकते हैं, जिससे देश का उत्थान प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार को रोजगार के संदर्भ में देखें तो आए दिन खबरें आती हैं कि इस एग्जाम का प्रश्न लीक हो गया तथा कई अपराधी पकड़े भी जाते हैं और कई करोड़ की रुपए भी बरामद किए जाते हैं। आपने चीज़ों को दिखाया है। समाज में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित राशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत जनता एक पैसा वितरित होकर जगह भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है, जिससे समाज का विकास बाधित होता है, जिसका प्रभाव देश का उत्थान पर पड़ता है। हमारी विधायिका तथा न्यायपालिका भी इस भ्रष्टाचार के दलदल में कहीं ना कहीं फंसती नजर आती है, कभी ना कभी फंसती नजर आती है। बिल्कुल आपने सही चीज़ को पकड़ा है। न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार के में हमें डूबती हुई नजर आती है। हम क्या कर सकते थे कि यहाँ पर उदाहरण देकर बता सकते थे। कई उदाहरण हमारे पास पड़े हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कई भारतीय न्यायिक संहिता जिसमें राजनीतिक दलों को चंदा देकर टेबल के अंदर से होने वाले भ्रष्टाचार मामला पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में जज के घर से जले नोट की खबरों ने बहुत ही अच्छा, मतलब ये आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। मतलब कि सही जगह पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना इस एग्जाम्पल ने आपको, मतलब कि इस निबंध के लिए बता दिया है। बहुत ही अच्छा।
इसके लक्ष्य विकास लक्ष्य को सतत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है लक्ष्य 4 में है, बहुत अच्छा। 4 पॉइंट ये नहीं लिखना है, केवल 4 लिखना है। ओके, सतत विकास लक्ष्य केवल 4 लिखना है। भ्रष्टाचार के प्रभाव को रोजगार से एसडीजी 1 केवल लिखिए। भुखमरी ठीक है, समापन आसानी से निभाएगा। इतिहास भी भ्रष्टाचार को 1857 की क्रांति किसी न किसी रूप में जयचंदों की उपस्थिति रही हो, जो अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ विश्वासघात खर्च कर दिए थे। साइकिल शुरू हुआ सफर राष्ट्रपति भवन तक, सफर खत्म होने में इतनी ईमानदारी शायद कोई ना होगी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास 6 पैंट 4 शर्ट और 3 कोट तथा 12 पीएचडी डिग्री थी, जिससे साबित होता है कि अपना किरदार अपनी ईमानदारी। अब्दुल कलाम के बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही अच्छा। जैन धर्म का पंच महाव्रत हो या प्रकृति के पास इतना है कि मानव का पेट भर सकता है, लेकिन इतनी नहीं है कि मानव के लालच को पूरा किया जा सके। एक भी मानव का, यदि एक भी आदमी जो है ना, ये जो ह्यूमन बींग है, उसको लालच हो जाए तो प्रकृति के पास कुछ भी ना बचेगा। आपने बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ से आप इसका मेरे ख्याल से निष्कर्ष लिख रहे हैं। अतः आवश्यक है कि इसका निवारण भ्रष्टाचार करने का एक मार्ग ही है। जब तक व्यक्ति में नैतिक ज्ञान का प्रसार तथा कथनी व करनी में अंतर को कम कर व्यक्ति के साथ साथ देश का संपूर्ण उत्थान संभव है। भ्रष्टाचार का अंत अम्बेडकर हो या गांधी, सभी के अपने जीवन को त्याग कर बनाए उत्थान में बहुमूल्य योगदान दिया है। वर्तमान में भ्रष्टाचार का अंत शिक्षा, रोजगार, समाज संगति, उत्थान होगी तथा सतत विकास लक्ष्य व समावेशी विकास, शांतिपूर्ण समाज सहिष्णुता तथा सत्यनिष्ठा, नैतिक मूल्य आधारित। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आपका निष्कर्ष जो है अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि इस निबंध के लिए आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स तक आ जाएंगे। ये 58, 57, 60 मार्क्स जैसा एकदम से निबंध लग रहा है। इसमें कोई कटौती नहीं होगी आपके इस निबंध के लिए। नाउ जो थर्ड निबंध है आपका, जैसन बोअबड़ ओइसन कटबड़ को आपने अटेम्प्ट किया है। उपयुक्त कहावत लोकोक्ति भारतीय संस्कृति में कर्मवाद व दृढ़तापूर्ण किए कार्य को बतलाता है। बहुत ही अच्छा। जैसन बोअबड़ ओइसन कटबड़ का अर्थ है जैसा बोओगे वैसा ही काटेंगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी को चरितार्थ करता है। इस कथन को कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दर्जी एवं हाथी की कहानी, बहुत ही अच्छा आपने इस कहानी को लिख दिया है। सही है। एक हाथी प्रतिदिन तालाब पर पानी पीने जाया करता था। दर्जी प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ खाने को देता था, लेकिन एक दिन दर्जी पारिवारिक कारणों से गुस्सा था, जिसके कारण दर्जी हाथी के सूंड में सुई चुभा देता है। हाथी गुस्सा में सूंड में कीचड़ उठाकर दुकान पर फेंक देता है। दर्जी को गलती का एहसास होता है और जैसन कटबड़, ठीक है। किसान कहानी, किसान बुढ़ा चला था पुत्र को और आलसी वह सुनाता था। लगा कि माहौल खामियाजा यह हुआ कि जानवर द्वारा खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद किसान के पुत्र को गलती का एहसास हुआ, इसलिए कहा गया है कि जैसन बोअबड़ वैसन कटबड़। बहुत ही अच्छा। इसका अर्थ है कि किसान का पुत्र अपने शरीर में आलस का बीज बो चुका था, मेहनत करता तो उसका फसल बच जाता। बहुत ही अच्छा। मतलब कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। करता था तो क्यों किया, इसको बढ़ाकर लिखना है। करता था तो क्यों किया, अब पश्चात क्या होए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ओके, उपयुक्त कथन कबीरदास जी का है, जो इस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है कि यदि बबूल का पेड़ बोया गया है तो बबूल ही होगा, यदि आम का पेड़ बोया गया है तो आम ही होगा, तथा कभी कभी आम के पेड़ बोने के बाद भी बबूल की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग को विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि कैसे बबूल के पेड़ बोने से भी आम की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आप यही ना कह रहे हो। कभी कभी है तो होगा, तथा कभी कभी आम के पेड़ बोने के बाद भी बबूल की प्राप्ति होती है। भाई समझते हैं इस चीज़ को, क्या आप कहना चाहते हैं। बबूल का पेड़ बोया गया है तो बबूल ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ है यदि हम जीवन में आलस्य, प्रमाद, भ्रष्टाचार, अति सुख सुविधा का जीवन तलाश करेंगे तथा आलस्य रूपी दंश को अपने जीवन में स्थान देंगे तो हम हमेशा असफल, दुखी और असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत के बीज के बजाय आलस्य का बीज बोया था। इसलिए कहा गया है कि जैसन बोअबड़ ऐसन कटबड़। यदि आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि यदि नहीं, देखिए आपने ठीक है, वहाँ पर एक लाइन जो है थोड़ा सा आपका ये वाला मिस हो गया है कि कभी कभी आम के पेड़ बोने के बाद भी बबूल की प्राप्ति होती है। यही तो मैं जानना चाहता था कि कैसे आप करवाएंगे, तो आपने तो कराया नहीं है। ठीक है। उपयुक्त कथन बताती है कि संतोष प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। गौतम बुद्ध हो या महावीर, दोनों ने त्याग का मार्ग चुनकर अपने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर कठिन तपस्या के साथ नए धर्म का विकास किया तथा अपने जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित किया, तथा कथन जो समाज को एक नए ऊर्जा का संचार किया। अफह दीपो भव। गौतम बुद्ध, इसका अर्थ है कि अपना दीपक खुद बनो तथा अपना उद्धारक खुद बनो। तभी तो कहा गया है जैसन बोअबड़ वैसन कटबड़। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा रामायण में देखें तो रावण द्वारा सीता हरण का कार्य तथा रावण का अंत की ओर इशारा करता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संकट में डाल दिया तथा चुनौती खड़ा करता चला गया, जो इस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। ठीक है। जैसन बोअबड़ ऐसन कटबड़। कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश में हमें पाते हैं कि हम कर्मों द्वारा चिंता नहीं करो। जब द्रौपदी का चीरहरण कौरवों द्वारा किया और
बड़े बड़े ज्ञानी देखते रहे तो इसका कीमत महाभारत युद्ध में लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी तथा कौरवों का वंश समाप्त हो गया। तभी तो कहा गया है जैसन बोअबर वैसन जैसी करनी वैसी भरनी। समाज में जिसे पढ़ने का अधिकार न दिया गया था, पढ़ने की कठिनाइयों का सामना, यह वही बात है कि अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर समाज में अपनी पहचान से लेकर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात आप कर रहे हैं। उन्होंने 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 न केवल दलितों को अधिकार दिलाया बल्कि देश के, और कभी भी जब आप लिखेंगे ना, जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं, अंबेडकर साहब केवल नहीं लिखेंगे आप। परीक्षक से अपने आम को जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़, स्टीफन हॉकिंस व्हील चेयर पर अपना बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया है। डॉक्टर ने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति में गांधी जी का योगदान हो या 2014 का बच्चा बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी का हो, मलाला यूसुफजई की कहानी हो, अपने मेहनत लगन व त्याग से समाज को नहीं, इसलिए सफलता मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। ये बात आप लिखते हैं जैसन बोबड़ ऐसन कटबड़, समाज में सफलता के मानक नैतिक। आपने लगभग चीज़ों को बहुत ही अच्छा लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपने इसका समापन कहाँ से किया है? इस चीज़ का भी आपने समापन मतलब कि निष्कर्ष सही से नहीं कर पाया है, मतलब कि पता नहीं चल पा रहा। फिर भी आपने चीज़ों को अच्छा से लिखा है। इस निबंध के लिए भी आप 50 के आसपास, 58 प्लस के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं। 60 प्लस भी इस निबंध में जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको तीनों निबंध जो है, यदि कोई तीनों निबंध को एक साथ पढ़ेगा तो श्योर है कि आपको 170 प्लस मार्क्स जो है इन तीनों निबंध के लिए आ जाएंगे। इसमें